Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. Here I am again with a new topic of French Revolution, chapter 1st of history, and the topic is Napoleon Bonaparte. हालांकि आपकी बुक में स्पेसिफिक कोई ऐसा पोर्शन इसका दिया नहीं हुआ है, लेकिन एज आई प्रॉमिस्ड यू दैट आई विल सेंड अ स्पेशल वीडियो फॉर यू और नेपोलियन बोनापार्ट, इनके ऊपर मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दूंगी। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन। टुडे विल कंक्लूड द चैप्टर। ये हमारे चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, आज के बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। But we'll start our study today with a specific section. We'll know something about Napoleon Bonaparte. If I remind you, while teaching the directory rules in France, I have told you that due to conflict between legislative council and executive, there was the problem of instability in France. जब मैं आपको डायरेक्टरी रूल्स पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि किस कदर कॉन्फ्लिक्ट होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में और एग्जीक्यूटिव में, और जिसके कारण फ्रांस में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन जाता है। और इसी राजनीतिक अस्थिरता का फ़ायदा उठा करके नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि वहाँ का मिलिट्री का हेड था उस समय, वो अपने आप को 1804 में एम्परर घोषित कर देता है, राजा घोषित कर देता है ना। He took the advantage of this situation, this political instability, and in 1804 he declared himself as the Emperor of France. जैसा कि आप देख रहे हो हमारे फर्स्ट पॉइंट में लिखा भी हुआ है, crowned as emperor in 1804। अपने आप को वो बादशाह, वहाँ का राजा घोषित कर देता है। फिर है conquered many European countries, considered as modernizer of Europe, laws such as, ये मैं पहला पॉइंट आपको डील कर दूँ। देखो, after being emperor, he brought several changes in France. He started to conquer many neighboring countries of France like Poland, Belgium, and defeated the existing or native dynastities of those countries. है ना, क्योंकि वो इम्पीरियलिज्म का सपोर्टर था, है ना, साम्राज्यवाद का विस्तार करना चाहता था फ्रांस के, इसलिए उसने क्या किया, अपने आसपास की जितनी भी छोटी छोटी नेबरिंग कंट्रीज़ थी उनको जीतना शुरू किया, और वहाँ के जो नेटिव्स थे, जो डायनेसिटीज़ वहाँ पे रहती थी, उनको पूरी तरीके से नष्ट करना शुरू किया, जैसे पोलैंड, बेल्जियम, है ना। तो इस तरीके से ही वन मोर थिंग हियर आई वांट टू टेल यू दैट ही अपॉइंटेड हिज फैमिली मेम्बर्स देयर। जो कंट्रीज़ वो जीत रहा था वहाँ पे वो किसको अपॉइंट करता है, वहाँ पे वो हेड अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्हीं को अपॉइंट करता है। एंड दे वेर डिक्लेयर्ड एज द रूलर, हिज फैमिली मेम्बर्स वेर डिक्लेयर्ड रूलर एज द एरियाज। इन दिस वे ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर। इस तरीके से वो कंटिन्यू अपने राज्य का विस्तार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडर्ड एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, and laws such as protection of private property, uniform system of weight and measurement was introduced. इसको आप ऐसे समझो, while extending his empire, Napoleon brought so many changes and he considered himself as the modernizer of Europe. जब नेपोलियन राजा बनता है तो वो बहुत सारे चेंजेस लेके आता है, कुछ एक चेंजेस बड़े अप्रिशिएबल भी थे उसके, और इसीलिए वो खुद को क्या बोलता है कि he was the man who modernized the France. He declared himself as the modernizer of Europe. मतलब यूरोप का आधुनिकीकरण करने वाला वही है, ऐसा वो अपने आप को मानता है। और बहुत सारे चेंजेस भी वो लेके आता है। ही ब्रॉट फॉलोइंग चेंजेस, जैसे फर्स्ट है ही इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना। ही इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो, actually he was the man of capitalist mindset and he supported the slavery system so that the trade can be flourished. चूँकि नेपोलियन जो था वो कैपिटलिस्ट यानी पूंजी को महत्व देता था, वो चाहता था कि फ्रांस में जो है आर्थिक संपन्नता आ जाए, है ना, पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति था कि जो पैसे वाले लोग हैं वो अगर अपने आप को और रिच करते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है ना। तो ऐसे में, और इसीलिए वो स्लेवरी सिस्टम को सपोर्ट भी करता है ना। क्यों? ताकि ट्रेड जो है वो फ्लोरिश कर सके, ट्रेड अच्छे से हो सके, उसमें कोई रुकावट ना आए। That's why he passed the law of protection of private property so that the rich or business class keep supporting him. इसलिए वो जो वहाँ के जो रिच और जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं वो नेपोलियन को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म नहीं कर रहा था और कैपिटलिस्ट माइंडसेट का आदमी था।
नेक्स्ट है, ही कंटिन्यूड द लॉ ऑफ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके, जो बाज़ार में उनके साथ उनका शोषण होता है उससे बचाया जा सके, इसके लिए वो क्या करता है, ही इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट। पूरे देश में एक तरीका, एक चीज़ का वजन एक ही जैसा मानक जो है वो डिसाइड करता है ना, वेट को लेकर के, मेजरमेंट को लेकर के। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस्ड डेसिमल सिस्टम, वो डेसिमल सिस्टम को लॉन्च करता है। बिकॉज ऑफ ब्रिंगिंग सो मेनी चेंजेस ही वॉज कंसिडर्ड एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, और इसीलिए वो खुद को यूरोप का मॉडर्नाइजर मानता है। In the starting period, Napoleon was considered as the ruler who bring freedom for the people, but soon his image was changed. He worked as the dictator and conservative, so that people started to oppose him. शुरू में तो लोग उसको बड़ा सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नेपोलियन आ गया तो अब सारी चीज़ें जो है उनके पक्ष में होंगी, वो हमें फ्रीडम देगा, वो इक्वालिटी लाएगा, सब कुछ। लेकिन ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो किसकी तरह काम करता है, वो फ्रांस में एक डिक्टेटर की तरह काम करता है, एक रूढ़िवादी व्यक्ति की तरह काम करता है, ठीक है। इसलिए लोग धीरे धीरे उसको अपोज करने लग जाते हैं। फिर है यहाँ पे बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 डिफीटेड बट हिज आइडिया हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी। देखिए, ही रूल्ड इन यूरोप 11 ईयर्स फ्रॉम 1804 टू 1815, पूरे 11 साल तक वो शासन करता है यूरोप में। और क्या उसका वर्किंग पीरियड था, 1804 से लेकर के 15 तक। बट सून हिज आर्मी एक्ट लाइक द इन्वेडिंग फोर्स, लेकिन धीरे धीरे इम्पीरियलिज्म और कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते देते वो एक इन्वेडर की तरह काम करता है। उसकी आर्मी जगह जगह जाकर के लोगों को मारती है और अपने साम्राज्य का विस्तार करती है। एक आक्रमणकारी की तरह, एक इन्वेडर फोर्स की तरह उसकी आर्मी काम करती है। एट लास्ट in the Battle of Waterloo in 1815 he was defeated. 1815 में जो वाटरलू का युद्ध होता है उसमें वो हार जाता है। Defeated but his idea had a deep influence on society, है ना। हालांकि वो हार जाता है लेकिन फिर भी उसकी आइडिया, उसके विचारों का सोसाइटी पे बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। Many of his measures were still followed by the people in Europe. आज भी उसके मेजरमेंट के कुछ फार्मूले, कुछ तरीके जो हैं यूरोप में फॉलो किए जाते हैं। फिर है आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, लिगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए, द आइडिया ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स वेर इम्पॉर्टेंट। पीपल अडॉप्टेड एंड फॉलोड द प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम, है ना। वो लोग आज़ादी के लिए, अपने अधिकारों के लिए सचेत हो जाते हैं और अवेयर हो जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमने इंडिया की भी बात की है। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय रिस्पॉन्स टू द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशनरी फोर्स। टीपू सुल्तान भारत का, मैसूर का राजा था, और राम मोहन रॉय जो कि यहाँ के बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, है ना। इन लोगों ने भी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के कुछ आइडियाज़ को सपोर्ट किया। His ideas influenced and spread to the different parts of the world. दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उसके विचार फैलते हैं, उसका इन्फ्लुएंस आज भी देखा जा सकता है। इन इंडिया, टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रेवोल्यूशनरी फोर्स। भारत में भी टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय जो हैं नेपोलियन के लिबर्टी और रेवोल्यूशनरी फोर्स के आइडिया को अप्रिशिएट करते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर भी हमारा ख़त्म होता है। और इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। सारी वीडियोस को आप अच्छे से देखो, समझो और फिर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहो। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकॉन। थैंक यू। जय हिंद।